हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल क्लासेस। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। So in this slide I have differentiated the eukaryotes and prokaryotes in the two tabular forms और इधर मैंने characteristics दी रखी है। अब यहाँ पे मैंने है ना सेल लिखा है, तो सेल भी बोलो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलो, दोनों के डिफरेंस के जो पॉइंट्स है वो सेम रहेंगे। तो अब हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है। अगर कंबाइन देखना है, डिफरेंस टेबल देखनी है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद यूकैरियोटिक सेल्स कि यूकैरियोटिक सेल्स या फिर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कैसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहला इसमें हम लोगों को दे रखा है न्यूक्लियस। क्या दे रखा है हमें? न्यूक्लियस। यहाँ पे दे रखा है जो न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जाता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है। मतलब उसको हम ट्रू न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। अगर हम लोगों ने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा हो तो हमें पता होता है न्यूक्लियस में सेंट्रल पार्ट में क्या होता है? न्यूक्लियोलस। सेंट्रल पार्ट में क्या होता है? हमारा न्यूक्लियोलस। हमें पता होना चाहिए कि हमारा न्यूक्लियस का काम करता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। तो यहाँ पे जो सारे फंक्शंस होते हैं सेल के वो हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। तो सेंट्रल पार्ट में क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, उसके आसपास जो हमारे जैसे साइटोप्लाज्म रहता है सेल के अंदर, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। इसे मैं वाइट से कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर जो होता है कि आउटर जो मेम्ब्रेन रहती है, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन होती है। अब ये कॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन होती है, हमें याद रखना है। इनके बीच में गैप्स होता है और इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं? इन गैप्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। और जो इन मेम्ब्रेन्स बना रही हैं सराउंडिंग टू द न्यूक्लियस, इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी की बात यहाँ पे चल रही है कि जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं या यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड करेगी। जबकि प्रोकैरियोट्स में अगर हम जाएंगे तो वहां पे ये सब चीजें नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि यहाँ पे जो है हमारा मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बात करूं कि ये ऑर्गेनल्स होते क्या हैं, जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हो रहे हैं वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलकर हमारी एक पूरी क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिज्म। तो वैसे ही हमारे सेल्स के अंदर जो होते हैं ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन्स की तरह काम करने वाले। जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? एक सेल। क्या बना लेते हैं? एक सेल। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं ये कौन कौन से हैं, जैसे कि ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो ये जो सब होते हैं ये हमारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल कॉम्पोजिशन की। अब मैं इधर एग्जाम्पल्स में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने प्लांट्स को इंक्लूड करा है और एनिमल्स को इंक्लूड नहीं करा। अगर एनिमल्स को क्यों इंक्लूड नहीं करा? क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल होती ही नहीं है। जो सेल वॉल होती क्या है? एक टर्जिड हमारी आउटर वॉल होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, और ये नॉन लिविंग होती है। एनिमल्स में ये नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे इंक्लूड नहीं करा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अगर मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन की बात करें तो एनिमल्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। एनिमल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। हम लोगों ने सिंगर एंड निकलसन का अगर सिंगर एंड निकलसन का मॉडल पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या पढ़ा था कि जो हमारी एनिमल की सेल वॉल होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ठीक है, तो ये लिपिड बाइलेयर किसकी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं इसे। अब हम इधर बात कर लेते हैं सेल वॉल कॉम्पोजिशन में। तो सेलुलोज जो होता है प्लांट्स में मिलेगा, काइटिन फंजाई में मिलती है, कुछ कुछ हम लोग पेप्टिडोग्लाइकेन जब भी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है बैक्टीरिया। लेकिन होता क्या है, ये कई और ऑर्गेनिजम्स में भी हमें देखने को मिलता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है साइज पे। ये यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये जो होते हैं जनरली लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक वंस। अब ये कितने लार्ज होते हैं? इनका जो साइज होता है अबाउट 10 टू 100 माइक्रो एम होता है। कितना होता है? 10 टू 100 माइक्रो एम होता है। अब ये 1 माइक्रो एम क्या होता है? 1 माइक्रो एम होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ये इसका नोशन है। अब ये स्केल अगर हमें पता हो तो हमें पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर अगर हम जीरो मान रहे हैं, 10 टू द पावर 0 बोल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव स्केल होता है और यहाँ पर एक नेगेटिव स्केल होता है। तो 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, है ना, 10 टू द पावर 3, मतलब
10, 100, 1000 ऐसे ऐसे अपोजिट में चलता है, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3। तो ये क्या है, हमारा साइज छोटा और छोटा होता जा रहा है, मतलब 0 से भी नीचे को जा रहा है, ठीक है, मतलब 1 से भी नीचे को जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम 10 की बात करते हैं तो 10 की बात करते हैं तो 10 माइक्रो एम का मतलब है, जब भी आप 10⁻6 लेते हैं, 10⁻1 माइक्रो एम में 1 माइक्रो एम में कितने, 10⁻6, 10 का पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो 10 + 1। अब हमें पता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10⁻⁻5 बचेगा, माइनस करना है, और नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन ग्रेटर है। 100 माइक्रो एम कितना होगा, आप खुद सॉल्व करके देखिए, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+2 कितना करना है, माइनस करना है अब हमें, ठीक है। तो माइनस होगा तो कितना माइनस होगा, साइन देखो जो ग्रेटर वाले का वो उसका आएगा, तो कितना आएगा हमारा, -4 आएगा, 10⁻�4। तो मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर स्केल पे जाए तो 10⁻0 हो गया, 10⁻−1, -2, -3, -4, -5। इसका मतलब जब भी हम देखते हैं 10 और 100, तो इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा, 100 माइक्रो एम, और 10 वाला क्या होगा, छोटा होगा। ओके, तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि 5 इधर को, जितना इधर को आएगा वो उतना छोटा होता जा रहा है, जितना हमारे राइट को आ रहा है वो हमारा साइज बड़ा होता चला जाएगा। तो आई होप इससे स्मॉल जो मैंने चीज बताई है इससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक मटेरियल पे। तो यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, क्रोमोसोम्स के अंदर वो लीनियर होता है। हमने क्रोमेटिन मटेरियल देखे कि न्यूक्लियोप्लाज्म में कैसे रहता है हमारा डीएनए, तो वैसे हम लोगों ने थ्रेड्स बना दी, तो ये थ्रेड के फॉर्म में रहता है, थ्रेड को आप खींच के स्ट्रेट कर सकते हैं, लीनियर डीएनए, राइट। नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो तरीके से मिलता है, हमें दो मोड्स मिलते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन को कहते हैं और मियोसिस हमारे रिडक्शनल डिवीजन को कहते हैं। माइटोसिस में इक्वली डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, रिडक्शनल डिवीजन में हमारा बंटता है, सपोज 2n है तो वो हेप्लॉइड्स में बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों जरूरी है, सपोज करिए कि आपके पास मेल है और यहाँ पे फीमेल है, अगर हमारा जब भी सेक्सुअल हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर हमें पता है कि हमारा इंडिविजुअल 2n है और गैमेट होते हैं n, तो ये 2n से n बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। तभी तो जब मेल पे एक n होगा मियोसिस के बाद और एक फीमेल पे होगा, तभी तो वो फ्यूज करके 2n बनाएंगे, तभी तो वापस रिस्टोर होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा मियोसिस हमें देखने को जरूरी होता है। सेल डिवीजन पे आते हैं। सेल डिवीजन, माइटोसिस क्यों जरूरी है, आपकी बॉडी में जो भी ग्रोथ एंड रिपेयर का वर्क हो रहा है वो माइटोसिस की वजह से हो रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं सेल, है ना। वहां पे तो कोई रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सपोज करो आपको चोट लग गई कहीं पे, अब वहां पे रिप्रोडक्शन की भाई क्या जरूरत है, मियोसिस की क्या जरूरत है, वहां पे तो सेल डिवाइड करो, सेल जितने हो सकते हैं वो डिवाइड करते जाओ, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे फिर सेल्स की लेयर एक साथ आएगी और वो आपकी चोट को जो है कवर अप करेगी। तो माइटोसिस क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर का वर्क करते हैं, मियोसिस क्या है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी है वर्क करा जाता है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है मैंने राइबोसोम का। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह हमारे को देखने को मिलता है। इसमें जो ये हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, यहाँ पे ATS हमें देखने को मिलता है, एस सिडवर्क यूनिट, क्या बोलते हैं, सिडवर्क यूनिट। पूछते हैं हमारा कि ये एस स्टैंड किसके लिए होता है। अब ये 80S बना कैसे है, ये 40S और 60S इसमें भी आगे पार्टीशंस होते हैं, लेकिन अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं तो इतना जरूरी नहीं है। तो लार्जर में 40S और 60S देखने को मिलता है, जो लार्जर यूनिट होती है वो 60S होती है और स्मॉलर 40S होती है। ऐसे ही हमें प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है, वहां पर जो राइबोसोम का होगा वो 70S रहता है। अब ये नहीं है इनका सम होता है, ये सम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो रहा है दो यूनिट्स का, सम नहीं है ये, यहाँ पर सेडिमेंटेशन की बात हो रही है, एक साथ कंडेंस करते हैं। अगर आपने आगे स्ट्रक्चर देखा हो कभी, तो यहाँ पे एक mRNA आता है और यहाँ पर ये कोड करता है, ये राइबोसोम है, ठीक है, तो यहाँ पे कोड करेगा। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, ह्यूमन सेल्स हो गए, प्लांट सेल्स भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे प्लांट सेल्स आ गए। तो ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद
प्रोकैरियोटिक सेल्स या हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें फर्स्ट पॉइंट अगेन न्यूक्लियस ही आता है। तो यहाँ पे जो होगा न्यूक्लियस, नो ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोइड रीजन अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूक्लियस का पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड रीजन ही बोलते हैं। अब वहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म उसके अंदर रहता है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियोइड रहता है, वेल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये पूरा हमारा जो है कोई हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये सीधा हमारा साइटोप्लाज्म में हमें ऐसे ही देखने को मिलता है कि मतलब ऐसा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है ऑर्गेनल्स को, वो एब्सेंट रहती है, जनरली एब्सेंट रहती है, कभी कभी मिल भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। सेल वॉल कॉम्पोजिशन जो है हम लोगों ने बैक्टीरिया का लिख रखा है कि बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर हमें देखने को मिलती है, बट ये एब्सेंट होती है आर्किया में। हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स कई तरह के होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, आर्किया भी होते हैं। आर्किया एक और ग्रुप होता है जिसमें अगर अगर आपने पढ़ा हो, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर नहीं होती है, इसमें फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। अगर आर्किया का अगर आपको एग्जांपल्स पता हो, जैसे कि मीथेनोजेंस जिन्हें बोलते हैं, मीथेनोजेंस, या फिर हेलोफाइल्स, है ना, हेलोफाइल्स जिन्हें बोलते हैं, या फिर एसिडोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, ये जो होते थे ये हमारे आर्किया में ही आते हैं। मीथेनोजन जहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, तो ये वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। हेलोफाइल जहाँ पे सॉल्ट कंडीशंस देखने को मिलती है, थर्मोफाइल्स जहाँ पे हमारा हाई टेम्परेचर रहता है, तो ऐसी जगहों पे हमें देखने को मिलते हैं। साइज की बात कर लेते हैं। यूकैरियोट से क्या है, ये जनरली स्मॉलर होते हैं। कितने स्मॉलर? 0.1 से लेकर 5 माइक्रो एम तक इनका साइज हमारे को देखने को मिलता है। जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर जो होता है सर्कुलर होता है। यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में, तो यहाँ पर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए हमें देखने को मिलता है और कॉम्पैक्टेड लूप होता है, एक जगह कंडेंस रहता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, इक्वल अमाउंट में अगेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, तो उसे ही हम बाइनरी फिजन कहते हैं। तो अगर फिर मैं बात करूं कि माइटोसिस और बाइनरी फिजन में डिफरेंस क्या हुआ, देखो सबसे पहला बिग डिफरेंस तो यही है कि माइटोसिस जो होता है वो हमारा किस में होता है, यूकैरियोट्स में होता है, और बाइनरी फिजन किस में होता है, हमारा प्रोकैरियोट्स में होता है। दोनों साउंड करते हैं वेरी सिमिलर, बट इट इज़ नॉट सिमिलर। बाइनरी फिजन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें हमें पता है सिंपल सा हमारा साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड होगा और फिर डीएनए डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे दो ऑर्गेनिज्म बट लिए। माइटोसिस जबकि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेज होता है, आगे भी कई स्टेजेस होते हैं जैसे कि प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, तो ये रहते हैं। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और तब जाके हमारे जो है डीएनए सेपरेट होते हैं, तब जाके ये जो है डीएनए इक्वल अमाउंट में डिवाइड होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता, ये डायरेक्टली सेपरेट हो जाते हैं, बस सेल वॉल इंट्रोड्यूशन। ठीक है, सेल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे बाइनरी फिजन ही हमारे एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। राइबोसोम मैंने बताया था, दो स्ट्रक्चर ऐसे कंडेंस होंगे, सिडवर्ग यूनिट जिन्हें बोलते हैं, एस स्टैंड फॉर सिडवर्ग यूनिट, ये 70s होता है इन प्रोकैरियोट, जिसमें बड़ा वाला यूनिट 50s होता है और छोटा वाला यूनिट 30s होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसर्निकोलाई और बेसिलस ट्यूबुलस, तो ये दो होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। ई कोलाई भी बोलते हैं, ई डॉट कोलाई अगर सुना हो, और बी डॉट सबस्टेलिस, तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। So this is all for the today's lecture. Thanks for watching.